राहुल गांधी के चैलेंज ने बढ़ाई बीजेपी बीएसपी की मुश्किलें। जम्मू कश्मीर में बढ़ी चुनावी हलचल। भारतीय जनता पार्टी ने जारी की 44 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। राहुल गांधी लगातार एक के बाद एक चैलेंज दिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, या कहें कि जो एनडीए सरकार है, उसे अपने फैसलों को वापस लेने पड़ रहे हैं। ताज़ा चैलेंज जो राहुल गांधी ने दिया है, जो आज की बड़ी खबर है, वो ये है कि सीधे तौर पर उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा है कि आपको जातिगत जनगणना का जो मुद्दा है उसे आप इग्नोर मत करिए। आप उसे इग्नोर करेंगे, नज़रअंदाज करेंगे, तो जो आने वाला प्रधानमंत्री होगा, आने वाली सरकार होगी, दूसरी सरकार, उसे वो करेगी और आप उसे करता हुआ देखेंगे। ये बड़ा चैलेंज है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और जिस तरह से लगातार वो ऐसे कई मुद्दे विपक्ष उठा रहा है और सरकार को विपक्ष के मुद्दों पर अपने फैसले लेने पड़ रहे हैं, जिन फैसलों पर वो पिछले 10 साल में जिन चीज़ों को, जिन बातों को इग्नोर कर रही थी, उन पर अब वो सोच विचार करने लगी है। ऐसा लगता है कि अब जातिगत जनगणना राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी से कराकर ही मानेंगे, और नहीं कराएंगे तो लगातार इस तरह का वो चैलेंज देते रहेंगे। और ये भी कि आने वाली सरकार वो करेगी, दूसरा कोई प्रधानमंत्री करेगा जिसे आप देखेंगे। तो एक जातिगत जनगणना पर जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश हो रही है, सरकार को घेरने की कोशिश हो रही है, राहुल गांधी लगातार उस मुद्दे को उठा रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की, सरकार की बेचैनी को बढ़ाने वाली है। और कई मुद्दे ऐसे लगातार आ रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी को बढ़ा रहे हैं। बेचैनी इसलिए भी कि अगर वो लागू करते हैं तो ये होगा कि सरकार फिर दबाव में झुकी, विपक्ष के दबाव में, और नहीं लागू करते हैं तो जाहिर सी बात है कि फिर वो उनको लागू करने का दबाव रहेगा और उसको अब इग्नोर नहीं कर पाएंगे। अभी हाल के दिनों में जिस तरह से विदेश यात्रा से लौटकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुरंत जिस मुद्दे को पर वो बात करना भी नहीं ज़रूरी समझते थे, ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर, हालांकि ओल्ड पेंशन स्कीम उन्होंने नहीं मानी, लेकिन कर्मचारी संगठनों के लोगों को बुलाकर, कैबिनेट के लोगों को बुलाकर उन्होंने जिस तरह से यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस की घोषणा की है, यूपीएस लाने की बात कही है, उससे ये साफ जाहिर है कि अब वो विपक्ष के उन मुद्दों को नज़रअंदाज करने की स्थिति में नहीं है जिनको पहले कर दिया जाता था, और अब उस पर फैसले लेना शुरू कर दिया है उन्होंने। यूपीएस एनपीएस को लेकर, ओपीएस और एनपीएस को लेकर कितना विवाद चला, आंदोलन हुए, लगातार हो भी रहे हैं। राजनीतिक रूप से भी नुकसान हुआ, लेकिन राज्यों में जब तक नुकसान होता रहा तब तक भारतीय जनता पार्टी ने नहीं चेता। लेकिन जैसे ही लोकसभा चुनाव में वो 303 से गिरकर 240 पर आए, उसके बाद उनको लगने लगा कि नहीं, ये ऐसे मुद्दे हैं जो जनता से सीधे जुड़े हुए हैं, और अगर इनको हमने नज़रअंदाज किया, इग्नोर किया, तो उसका सीधा नुकसान ये होगा कि हमारी सरकार नहीं आएगी आगे। अब ये मुद्दा जिस पर चैलेंज दिया है, सीधे चुनौती दी है राहुल गांधी ने, उनका ट्वीट किया है उन्होंने। उस ट्वीट को हम देखेंगे क्या लिखा है। सीधे तौर पर उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा है कि आपको इस पर विचार करना चाहिए, आप इस मांग को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, अगर आप करेंगे तो अगला प्रधानमंत्री जो आएगा, अगली सरकार आएगी, वो करेगी। देखिए राहुल गांधी ने क्या लिखा है। मोदी जी, अगर आप जाति जनगणना को रोकने के बारे में सोच रहे हैं तो आप सपना देख रहे हैं, कोई शक्ति अब इसे रोक नहीं सकती। हिंदुस्तान का ऑर्डर आ चुका है, जल्द ही 90% भारतीय जाति जनगणना का समर्थन और मांग करेंगे। ऑर्डर अभी लागू कीजिए या आप अगले प्रधानमंत्री को ये करते देखेंगे। अब ये सीधे तौर पर चुनौती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, और उन स्थितियों में ये और मुश्किलें खड़ी करने वाली है जब प्रधानमंत्री को लगातार विपक्ष के एजेंडे को अमल में लाना पड़ रहा है। अपने एजेंडे को नहीं, बल्कि विपक्ष के एजेंडे को, वो चाहे चुनाव में ये इंटर्नशिप प्रोग्राम, बजट में इंटर्नशिप प्रोग्राम को लागू करने की बात हो, चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम की जगह यूपीएस लाने की बात हो, चाहे ब्रॉडकास्ट बिल को ठंडे बस्ते में डालने की बात हो, चाहे वक्फ संशोधन विधेयक को पेश करने के बाद बीजेपी में से बहुत सारे उदाहरण हैं जिनसे ये लग रहा है कि सरकार विपक्ष के दबाव में किस तरह से काम कर रही है, और उसे काम करने पर विवश होना पड़ रहा है। इसलिए होना पड़ रहा है क्योंकि जो सहयोगी दल हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो एनडीए के सहयोगी दल हैं, उनका भी रुझान, या वो भी उन मुद्दों की ओर उनका रुझान दिखाई पड़ रहा है जिन पर विपक्ष
जिनको लेकर आगे बढ़ता है या जो विपक्ष की मांग रहती है। ताज़ा तरीन मुद्दा एक ये भी है जो इजराइल और फ़लस्तीन की जो लड़ाई हो रही है, उस लड़ाई में कई सांसदों ने, विपक्षी दलों के नेताओं ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। इसमें हस्तक्षेप की मांग की है कि जिस तरह से एक जनसंहार हो रहा है फ़लस्तीनियों का, वहाँ पर उसे रोकने की कोशिश की जाए और उन्हें हथियार न मुहैया कराए जाएं इजराइल को। उसमें जनता दल यूनाइटेड के नेताओं ने भी उस पर हस्ताक्षर किए हैं और विपक्ष की उस मांग में वो शामिल हुए हैं। अमलेंदु जी इस पर कुछ और जानकारी के साथ बताएंगे कि क्या है, और केसी त्यागी के अलावा और विपक्ष के कौन, ये सत्ता पक्ष से जुड़े हुए या एनडीए घटक दलों के और कौन नेता है जिन्होंने इस पर हस्ताक्षर किए हैं? सत्ता पक्ष की तरफ से तो इसमें केवल केसी त्यागी मौजूद थे और फ़िलिस्तीन के एक नेता यहाँ आए हुए थे, उनके साथ मुलाकात थी सांसदों की। उनमें समाजवादी पार्टी के जावेद अली, कांग्रेस के पूर्व सांसद दानिश अली, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, ये सब मौजूद थे। और उसके बाद बैठक के बाद एक संयुक्त जो था वो जारी किया गया इनकी तरफ से वक्तव्य, और उस वक्तव्य पर केसी त्यागी के भी हस्ताक्षर हैं। और केसी त्यागी ने बाद में बात भी की है, तो उनका कहना है कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय भी जो थी उनकी पार्टी, उनका शुरू से इस फ़िलिस्तीन को लेके यही मत रहा था। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय फ़िलिस्तीन को मान्यता दी गई। हमने, भारत जो था पहला नॉन अरब देश था जिसने फ़िलिस्तीन को मान्यता दी थी। यानी कि फ़िलिस्तीन के मसले पे जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी उसका भी यही रुख था। जबकि भारतीय जनता पार्टी जो है, हालांकि सरकार के तौर पे तो समीर जी नरेंद्र मोदी सरकार का भी यही रुख है, वही रुख है, लेकिन पार्टी के तौर पे भारतीय जनता पार्टी सबसे ज़्यादा यहाँ जो चलाती है, कहा जाए एजेंडा जो चलाती है दुष्प्रचार का, वो फ़िलिस्तीन के खिलाफ चलाती है। उसकी चुनावी फ़िलिस्तीन के, वो एक मैसेज ये भी देना चाहती है जो सांप्रदायिक उसका अपना तौर तरीका है कि हम इसराइल का समर्थन कर रहे हैं और फ़लस्तीन का विरोध, लेकिन जो आधिकारिक लाइन है वो यही है जो पहले से चली आ रही है। हाँ, आधिकारिक लाइन वही है। और यहाँ तक कि सिर्फ आधिकारिक लाइन ये सिर्फ बाहर वक्तव्य जारी करने के लिए नहीं, बल्कि यूएन में भी भारत जो है वो इसराइल के खिलाफ जाता है, फ़िलिस्तीन के पक्ष में जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही जाकर के और नेतन्याहू से गले मिलते हो तो ये उनका अपना एक व्यक्तिगत मसला है, जैसे पुतिन से भी जाके गले मिलते हैं और जेलेंस्की से जाके भी गले मिलते हैं। तो ये प्रधानमंत्री का अपना गले मिलना या गले पड़ना वो उनका अपना व्यक्तिगत मसला है। वो किसी के भी गले पड़े, चाहे किसी से गले मिलें, ये वो जाने उनका काम जाना। लेकिन भारत जो एक राष्ट्र के तौर पर उसकी अपनी एक विदेश नीति है, वो प्रधानमंत्री की गले मिलने से वो विदेश नीति तय नहीं होती है। तो ये एक तरीके से केसी त्यागी ने भी समझाने का प्रयास किया। तो यहाँ समीर जी समझने वाली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जिस मसले पर पूरे देश में बवाल मचाती है और फ़िलिस्तीन जिंदाबाद कहने पे जो है वो बड़ा वो लग जाता है, यहाँ मिर्चें लग जाती हैं और सदस्यता रद्द करो, ये सारी मांगें भी शुरू होने लग जाती हैं, सांसदों की सदस्यता रद्द करो, इस सब पे, उस फ़िलिस्तीन के मसले पे केसी त्यागी का शामिल होना विपक्ष के सांसदों के साथ और भारत सरकार से ये मांग करना कि आप इजराइल को गोला बारूद देना बंद कीजिए ताकि वहाँ जनसंहार रोका जा सके। अब यहाँ दो चीज़ें समीर जी देखने के लायक है। एक तो ये सांसद मांग कर रहे हैं भारत सरकार से, जिसमें जेडीयू शामिल है, मतलब जेडीयू भी ये मांग कर रही है कि भारत सरकार इजराइल को गोला बारूद देना बंद करे। उधर जेलेंस्की से जब प्रधानमंत्री जाके गले मिलते हैं या गले पड़ते हैं, जो भी कह लीजिए, जो भी करते हैं, जेलेंस्की कहते हैं कि आप रूस से तेल खरीदना बंद कर दीजिए, क्योंकि रूस से आप तेल खरीद रहे हैं, उसी के दम पे रूस जो है वो यूक्रेन पे हमले कर रहा है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्या विदेश नीति है और क्या उनकी रणनीति है ये तो वो जाने, लेकिन एक राष्ट्र के तौर पे भारत का इससे अपमान होता है जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं जा करके। तो इसको वो तो एक आरोप हो गया कि आप उसका रूस से तेल खरीद रहे हैं जिसका इस्तेमाल वो यहाँ पर युद्ध करने में और बर्बादी करने में इस्तेमाल बड़ा आरोप हो गया। यानी कि उसका जेलेंस्की का कहना ये है कि जो यूक्रेन में तबाही हो रही है और यूक्रेन पे जो हमले हो रहे हैं वो भारत के वजह से हो रहे हैं, उसका आरोप ये है। और आप वहाँ जाकर के उससे गले मिल रहे हैं और पीठ पे उसके हाथ रख रहे हैं। तो ये किस तरीके की विदेश नीति है, इसको लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं और विपक्षी दलों ने भी सवाल उठाए हैं कि प्रधानमंत्री ने जाकर के क्या किया और वहाँ किस तरीके से जेलेंस्की से जाके मिले और जेलेंस्की सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं। तो ये समीर जी इनकी रणनीति अपनी किस तरीके की प्रधानमंत्री जाने, लेकिन जेडीयू का इसमें कोरस में शामिल होना ये बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कि समीर जी की सरकार के अंदर, यानी एनडीए के अंदर तमाम मुद्दों पर, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हों चाहे घरेलू मसले हों,
एक रूपता नहीं है और इनका कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं है। बहुत से मसले ऐसे हो सकते हैं, चाहे वो विदेश नीति के हों, चाहे घरेलू नीति के हों, जिन पर विपक्षी ये एनडीए के दल ही आमने सामने आ सकते हैं। और एनडीए के घटक दल लगातार कई मुद्दों पर वो इंडिया गठबंधन के साथ दिखाई पड़ रहे हैं। वो चाहे इससे पहले ब्रॉडकास्ट बिल का मामला हो, चाहे ये पेंशन स्कीम हो, या अभी ये जो ताज़ा तरीन इजराइल और फ़लस्तीन का मसला है, जिसमें विपक्षी सांसदों के साथ एनडीए के घटक दलों के सांसद भी उसमें साथ दिखाई पड़ रहे हैं। और यही कारण है कि जो राहुल गांधी का ये चैलेंज है कि आप जाति जनगणना कराओ, तो इसमें भी जो घटक दल हैं एनडीए के, वो इंडिया गठबंधन के या कांग्रेस पार्टी के साथ ही दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि उनकी राजनीतिक विवशता है, उससे दूर वो नहीं जा पाएंगे। और यही वजह है कि ये प्रधानमंत्री इस चैलेंज को न तो इग्नोर कर पाने की स्थिति में है और ना स्वीकार कर पाने की स्थिति में है। तो ये दुविधा उनके सामने बनी हुई है। लेकिन इस दुविधा में बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती भी दिखाई पड़ रही हैं कि कांग्रेस पार्टी जो जाति जनगणना की बात कर रही है, वो उसका साथ दें या ना दें। लगातार वो ट्वीट पर ट्वीट कर रही हैं बीएसपी नेता मायावती, और कांग्रेस पार्टी को घेरे में ले रही हैं। कांग्रेस पार्टी न तो केंद्र में सरकार में है, न उत्तर प्रदेश में सरकार में है, लेकिन मायावती के निशाने पर कांग्रेस पार्टी ही रहती है। ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन आज उन्होंने, अमलेंदु जी, अपने ट्वीट्स में एक लाइन में ये एक तरह से ये दिखा भी दिया है कि वो क्यों भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हमलावर नहीं होती हैं, कांग्रेस पर हमलावर होती हैं, और क्यों भारतीय जनता पार्टी को लेकर उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है। बीएसपी नेता मायावती के ट्वीट को, जो आज उन्होंने ट्वीट किया है, उसे हम एक बार देखें और उससे उसको देखने पे ये लग रहा है कि किस तरह वो कांग्रेस पर हमलावर है और भारतीय जनता पार्टी को लेकर उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर है। यानी उसको लेकर वो इतनी हमलावर नहीं है, भले ही भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकारें उत्तर प्रदेश में भी हैं और केंद्र में भी हैं, और कई तरह के दलितों के उत्पीड़न के और इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, उन पर आरोप सरकार पर लगते हैं, लेकिन उस पर उनकी खामोशी अक्सर दिखाई पड़ती है। बीएसपी नेता मायावती की लिख रही हैं कि सपा या समाजवादी पार्टी, जिसने 2 जून 1995 में बीएसपी द्वारा समर्थन वापसी पर मुझ पर जानलेवा हमला कराया था, तो इस पर कांग्रेस कभी क्यों नहीं बोलती है इस पर, जबकि उस दौरान केंद्र में रही कांग्रेसी सरकार ने भी समय से अपना दायित्व नहीं निभाया था। ये कई किस्तों में उन्होंने ट्वीट किया है, 6 ट्वीट हैं उनके। तब फिर लिखती हैं, तभी फिर मान्यवर श्री कांशीराम जी को अपनी बीमारी की गंभीर हालत में भी हॉस्पिटल छोड़कर रात को इनके माननीय गृह मंत्री को भी हड़काना पड़ा था, तथा विपक्ष ने भी संसद को घेरा, तब जाकर यह कांग्रेसी सरकार हरकत में आई थी। और क्योंकि उस समय केंद्र की कांग्रेसी सरकार की भी नीयत खराब हो चुकी थी, जो कुछ भी अनहोनी के बाद यहाँ यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाकर पर्दे के पीछे से अपनी सरकार चलाना चाहती थी, जिनका यह षड्यंत्र बीएसपी ने फेल कर दिया था। इसके आगे के जो ट्वीट है कि फिर लिख रही हैं कि साथ ही उस समय सपा के आपराधिक तत्वों से बीजेपी सहित समूचे विपक्ष ने मानवता व इंसानियत के नाते मुझे बचाने में जो अपना दायित्व निभाया है, तो इसकी कांग्रेस को बीच बीच में तकलीफ क्यों होती रहती है, लोग सचेत रहें। इसके अलावा बीएसपी वर्षों से जातीय जनगणना के लिए पहले केंद्र में कांग्रेस पर और अब बीजेपी पर भी अपना पूरा दबाव बना रही है, जिसकी पार्टी वर्षों से इसकी पक्षधर रही है तथा अभी भी है। लेकिन जातीय जनगणना के बाद क्या कांग्रेस एससी, एसटी और ओबीसी वर्गों का वाजिब हक दिला पाएगी? जो एससी, एसटी आरक्षण में वर्गीकरण व क्रीमी लेयर को लेकर अभी भी चुप्पी साधे हुए हैं, जवाब दें। तो ये सीधे तौर पर ये हमला है बहुत पुरानी बातों को लेकर, जब एक तरह से राजनीतिक शुरुआत थी बीएसपी नेता मायावती की और सपा और बसपा की गठबंधन सरकार थी। उस कहानी को लेकर मायावती ने दिखाया है कि वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी से उनकी नाराज़गी की वजह क्या है। हालांकि तब से लेकर अब तक गंगा में बहुत पानी बह चुका है। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर लोकसभा चुनाव भी लड़ चुकी हैं बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती, लेकिन कांग्रेस के साथ भी उत्तर प्रदेश में साथ में चुनाव लड़ी है, लेकिन उनकी नाराज़गी अभी भी बनी हुई है। और सरकार का साथ देना उनके लिए क्यों ज़रूरी है, बीजेपी का साथ देना, बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर क्यों है, इसकी वजह वो बता रही हैं कि उस समय बीजेपी ने उनको बचाया था।
लेकिन ये बहुत बड़ा सवाल है कि ये सारी सफाई बीएसपी नेता मायावती क्यों दे रही हैं। पिछले 2 चुनाव में, कम से कम 2 चुनाव में, यानी 2022 का विधानसभा चुनाव और 2019 का लोकसभा चुनाव, हालांकि उसके पहले भी 2014 के लोकसभा चुनाव में भी उनके सांसदों की संख्या 0 हो गई थी, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह से उनकी पार्टी का प्रदर्शन रहा, या 2022 के विधानसभा चुनाव में, उससे ये साफ हो गया कि दलित मतदाता, जो उनका कोर मतदाता था, वो उनसे काफ़ी दूर चला गया है। और 2019 में उसने सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन को वोट दिया। माफ़ कीजिएगा, 2024 में उसने इंडिया, यानी जो अभी चुनाव हुए हैं, वो इंडिया गठबंधन को वोट दिया है। ये मतदाताओं की दूरी जाहिर सी बात है कि उनको परेशान करने वाली है। हालांकि 2024 में चुनाव की शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि वो शायद चुनाव बेहतर तरीके से लड़ रही हैं, रणनीतिक रूप से लड़ रही हैं, लेकिन बाद में ये दिखा कि नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के कहीं न कहीं दबाव में है, ऐसा आरोप लगा। ऐसा जो उन्होंने टिकट बांटा, जो टिकट बदला, इन सारी चीज़ों से ये पता लग रहा था। अमलेंदु जी, अब ये जो बेचैनी, तो जाहिर सी बात है कि जाति की जनगणना को लेकर इन दोनों पार्टियों की बेचैनी है, लेकिन बीएसपी नेता मायावती की बात की जाए तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो स्पष्टीकरण दे रही हैं, लगातार ट्वीट्स के जरिए सफाई दे रही हैं और कह रही हैं कि सचेत रहें, तो जिसको ये सचेत करना चाह रही हैं, मुझे लगता है वो सचेत हो चुका है, लेकिन दूसरी तरफ हो चुका है। समीर जी, एक तो पहले मायावती जी को शुक्रिया बोल देना चाहिए कांग्रेस को कि थैंक यू बहन जी, आपने कम से कम भारतीय जनता पार्टी का एहसान माना। तो कांग्रेस पहले उनको थैंक यू बोल दे, कांग्रेस को करना चाहिए, क्योंकि मायावती जी स्पष्ट जो है वो धन्यवाद कह रही हैं भारतीय जनता पार्टी को और कांग्रेस पे हमलावर हैं। और जैसा कि आपने बताया कि 1995 में जब सरकार बनी मायावती जी की पहली बार, उसके बाद 1996 के ही विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन था जी। और जो सरकार मायावती जी बनी थी उसको कांग्रेस ने भी समर्थन दिया था। तो अब मायावती जी क्या कहना चाहती हैं तो वो जाने। दूसरी बात यह कि आपका उसके बाद समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हो चुका और आपने वो मुकदमा भी वापस ले लिए, जो गेस्ट हाउस कांड के मुकदमे थे वो अब मायावती जी ने वापस ले लिए। तो आपने वो मुकदमे, अभियुक्त जो थे वो सारे समाजवादी पार्टी के नेता, सब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता थे, उसमें बहुत से हमारे मित्र भी हैं, तो वो सब थे उसमें। तो उसमें आपने उनको आपने वो मुकदमे वापस ले लिए। तो आपने वो मुकदमे वापस क्यों लिए? तो आप पहले ये आरोप या प्रत्यारोप करने से पहले वो कारण बताइए कि जिस वजह से आपने वो मुकदमे वापस लिए थे, जबकि उसमें सजाएं हो सकती थी। अमलेंदु जी, ये अभी तुरंत कुछ देर पहले के, ये 7-8 मिनट पहले के ये ट्वीट है मायावती जी ने फिर ट्वीट किया है, कल भी किया था लगातार ये ट्वीट। और अब क्या लिख रही हैं कि बहुजनों के अंबेडकरवादी कारवां को कमज़ोर करने की, विरोधियों की साजिशों को विफल करने के संकल्प हेतु बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी की तरह ही मेरी जिंदगी की आखिरी सांस तक बीएसपी के आत्मसम्मान व स्वाभिमान मूवमेंट को समर्पित रहने का फैसला अटल। अर्थात सक्रिय राजनीति से मेरा संन्यास लेने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। जब से पार्टी ने श्री आकाश आनंद को मेरे न रहने पर या अस्वस्थ विकट हालात में उस बीएसपी के उत्तराधिकारी के रूप में आगे किया है, तब से जातिवादी मीडिया ऐसी फेक न्यूज़ प्रचारित कर रहा है जिससे लोग सावधान रहें। हालांकि पहले भी मुझे राष्ट्रपति बनाए जाने की अफवाह उड़ाई गई, जबकि मान्यवर श्री कांशीराम जी ने ऐसे ही ऑफर को ये कहकर ठुकरा दिया था कि राष्ट्रपति बनने का मतलब है सक्रिय राजनीति से संन्यास लेना, जो पार्टी हित में उन्हें गवारा नहीं था। तो फिर उनकी शिष्या को यह स्वीकारना कैसे संभव? ये भी बड़ी हैरानी की बात है कि इस तरह के ट्वीट्स अचानक वो कर रही हैं, क्यों कर रही हैं, या फिर इसके पीछे उनकी कुछ अपनी रणनीति है कि मेरा संन्यास लेने का कोई इरादा नहीं है, कुछ नहीं। चुनाव से पहले ये बात करती तो ये कहा भी जा रहा था कि शायद उनको इंडिया गठबंधन की ओर से प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट या प्रेसिडेंट की पोस्ट ऑफर की जाएगी ताकि वो गठबंधन में आ जाए, ऐसी बातें हो रही थी। इस समय तो ऐसी कोई बात भी नहीं हो रही है। तो ये संन्यास की बातें और ट्वीट के बाद ट्वीट, ये सब करने के पीछे क्या रणनीति उनकी दिख रही है? तो बार बार सचेत कर रही हैं अपने मतदाताओं को। एक तो समीर जी, जो चुनाव से पहले उनको प्रधानमंत्री पद का बनाए जाने का ऑफर मांग रहे थे इंडिया गठबंधन से,
वो सज्जन स्वयं जो है एनडीए में शामिल हो गए। मालूक नागर जो उनको सांसद हुआ करते थे, वो अब एनडीए में हैं, जो कह रहे थे बहन जी को प्रधानमंत्री पद का ऑफर करे इंडिया गठबंधन तो वो इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएंगी। तो ये आ गई कि उनको कौन प्रधानमंत्री बनाने जा रहा था, कौन बनाने नहीं जा रहा था। दूसरा बात समीर जी ये है कि मायावती जी जो कुछ कह रही हैं, बहुत कुछ कह रही हैं। अब तो आकाश आनंद को लेकर कह रही हैं जैसे कि जब से उनको उत्तराधिकारी घोषित किया, तो उत्तराधिकारी तो आपने ही वापस ले लिया था बीच चुनाव में। आपने कह दिया था अभी उत्तराधिकारी नहीं है और ये किसी पद पे नहीं रहेंगे और इनके पिता जो है वो काम करते रहेंगे, इनको अभी और अनुभव की आवश्यकता है। बाद में फिर वापस लिया। और बड़ी हैरानी की बात थी कि उत्तराधिकारी घोषित करके उसके सारे अधिकार तो वापस लिए ही थे। उत्तराधिकारी जो घोषित किया वो घोषणा वापस ले ली। वो वापस ले ली थी। तो आप उसको उनको पद से हटाती, वो आपकी अपना काम था, आप पद से हटाती, क्या करती क्या नहीं करती। लेकिन आपने उनके ये भी कह दिया था कि ये मेरे उत्तराधिकारी नहीं है, लेकिन ये कहा था कि मेरे समाज से ही कोई उत्तराधिकारी होगा। अब आप कह रही हैं कि आपके उत्तराधिकारी, तो आपने दोबारा उत्तराधिकारी कब घोषित किया जाए ये भी बहन जी बता दीजिए। चूँकि समीर जी जो वसीयतनामा होता है, वसीयतनामा आखिरी वो माना मतलब वो मान्य होता है जो आखिरी होता है। आपने अगर आज कोई अपना वसीयत कर दी और कल को आप बदल गए, आपने दूसरी वसीयत कर दी, तो पहले वाली निरस्त हो जाती है। तो वो तो आपने खुद निरस्त कर दी थी वसीयत जिसमें आपने उनको बनाया था, वो आपने वसीयत दूसरी जारी कर दी कि इनसे वापस लिया जाता है और ये उत्तराधिकारी नहीं है, तो वसीयतनामा आपका वो खारिज हो गया था। तो नया वसीयतनामा कब आया है तो ये बताएं बहन जी, या अब ये नया वसीयतनामा आज जारी किया बहन जी ने? बहरहाल ये बहन जी का अपना मसला है। लेकिन परेशानी समीर जी क्या है, वो परेशानी समझने की आवश्यकता है। परेशानी ये है कि राहुल गांधी ने प्रयागराज में जाकर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला, जातिगत जनगणना के सवाल को लेकर हमला बोला, और वहाँ बड़ी संख्या में आप ये समझिए कि आधे से ज़्यादा वहाँ जो थे वो दलित बुद्धिजीवी उस हॉल में मौजूद थे। पूरे प्रदेश भर से आए हुए जो लगातार जय भीम के नारे लगा रहे थे और राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, वो सब दलित बुद्धिजीवी थे और एक्टिविस्ट थे। इसका मतलब कि बहन जी ये समझ रही हैं कि ये ज़मीन खिसक चुकी है। चूँकि बहन जी के ऊपर जो आरोप लगते रहते हैं कि वो बीजेपी की बी टीम है या बीजेपी से मिली हुई हैं, इसको अब दलित मतदाता और दलितों का जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो इसको अच्छे तरीके से समझ चुका है कि ये मूवमेंट जो है भटक चुका है, अब कोई मूवमेंट नहीं है, ये बीजेपी की बी टीम है। और इसको बहन जी ने खुद कई बार जो है वो साबित किया है एक तरीके से। तो अब परेशानी ये है समीर जी कि बहन जी जो आक्रामक हैं, तो इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आक्रामक होना चाहिए था, उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। कल भी राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया कि भाई आप करा दिए जातिगत जनगणना, वरना कोई दूसरा आके प्रधानमंत्री आके कराएगा, तो आप क्या ये देखना चाहेंगे? यानी उन्होंने सीधा सीधा एक तरीके से चैलेंज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे दिया कि जातिगत जनगणना तो होकर रहेगी, अगर आप नहीं कराएंगे तो आप कुर्सी पर नहीं रह पाएंगे और नई सरकार जो आएगी वो जातिगत जनगणना कराएगी। वो अभी भी हो सकती है, बाद में भी हो सकती है, जब भी ये सरकार जाएगी तब भी आएगी। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने एक कठिन चुनौती राहुल गांधी ने पेश कर दी है कि जातिगत जनगणना आपको करानी पड़ेगी। चूंकि सेंसस भी नहीं हुआ है, सेंसस करवाना है तो सेंसस में आपको इसको शामिल करना होगा। राहुल गांधी ने जैसे प्रयागराज में कहा था कि ये मेरे लिए पॉलिटिकल लाभ हानि का मसला नहीं है, ये मेरे लिए एक मिशन है, तो उस मिशन के तहत मैं काम करना चाहता हूँ, इसका अगर मुझे नुकसान भी होगा तब भी मैं इसको करूँगा। तो ये बात तो साफ आ गई। अब समीर जी, राहुल गांधी तो एक मुद्दे को एक मिशन बना करके इस पर भी तैयार हैं काम करने की, अगर मुझे इसका राजनीतिक नुकसान होता है तब भी मैं इसको करूंगा। लेकिन जो लोग जिनके खून में व्यापार है या जो अब तक बातें जैसे बहन जी कह रही हैं कि वो तो समर्थन में नहीं है, उनकी हमेशा जातिगत जनगणना की मांग है, तो जातिगत जनगणना की मांग, अरे भाई वो कांग्रेस दिला पाएगी नहीं दिला पाएगी, कांग्रेस सरकार में अभी है क्या जो अधिकार दिला देगी? जातिगत जनगणना तो होने दो। आप जातिगत जनगणना के समर्थन में है कि नहीं है बहन जी, पहले ये बताएं। कौन उसका हक दिलाएगा नहीं दिलाएगा वो बात की बात है, पहले आंकड़े तो आए, डाटा तो आए। सुप्रीम कोर्ट आदेश दिए दे रहा है, आदेश पे आदेश दिए दे रहा है, बिना किसी डाटा के दिए दे रहा है, और देश के अंदर आवाज़ें उठ रही हैं उसके खिलाफ। तो बहन जी बताएं पहले कि वो डाटा जरूरी है कि नहीं है, तब सुप्रीम कोर्ट से भी कहा जाए कि आपने किस डाटा के आधार पे आपने आदेश दे दिया, आपके पास क्या डाटा है। तो जब डाटा ही नहीं है, जनगणना ही नहीं है, तो इस पर बात कैसे होगी? तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और राहुल गांधी इसी बात को कह रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी से ज़्यादा परेशानी बीएसपी को या मायावती जी को इसलिए हो रही है क्योंकि उन्हें लग रहा है कि वो पहचानी जा चुकी हैं कि वो बीजेपी की बी टीम है, उनका मतदाता उनसे भाग चुका है, और इसलिए भाग चुका है कि उस मतदाता ने भी पहचान लिया कि बहन जी बात मूवमेंट की करती हैं, लेकिन मूवमेंट नहीं है, ये बीजेपी की बी टीम है, ये उसको समझ में आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि वो ये भी सफाई देना चाह रही हैं, जो कह रही हैं कि सचेत रहें और अपने मतदाताओं से कह रही हैं कि बीजेपी के प्रति यदि उनका सॉफ्ट कॉर्नर है तो क्यों है,
वो सीधे कह रही कि आज शायद जो उनके ट्वीट का मतलब है वो यही है कि बीजेपी की वजह से हम बचे हुए हैं, या उनका आरोप जो, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस पर आप इतने बड़े आरोप लगा रही हैं उसके साथ आप मिलकर चुनाव लड़ चुकी हैं, उसके साथ जो मुकदमे थे वो सारे मुकदमे आपने वापस ले लिए। ये सारी चीज़ें अगर आपने की हैं तब फिर आप उनके ऊपर कैसे आरोप लगाएंगी, और आप जिसको सचेत करना चाह रही हैं वो कैसे सचेत हो पाएंगे, या फिर जो भी है। खैर, लेकिन ये तो ज़रूर है कि अगर अब जो मतदाता बहुजन समाज पार्टी का हुआ करता था वापस दोबारा उस तरफ जाने का की ओर सोचने पर मुझे नहीं लगता है कि वो अब वो सोच रहा होगा। बहरहाल राजनीति है, इसमें तो बहुत कुछ अक्सर होता रहता है, चीज़ें बदलती रहती हैं, नई चीज़ें आती रहती हैं। लेकिन ये बहुत, जैसा अमलेंदु जी कह रहे थे, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जिस चीज़ पर रिएक्शन करना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी को, भारतीय जनता पार्टी को, उस पर रिएक्शन कर रही है बीएसपी नेता मायावती। तो इसके पीछे क्या कारण है ये वही जान सकती है, लेकिन ये आरोप और पुख्ता ज़रूर होते हैं कि बीएसपी किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की बी टीम की तरह काम कर रही है, जो आरोप लगते रहे। और इस बीच में ये भी खबर इम्पॉर्टेंट है कि जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में सितंबर और अक्टूबर में चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा के चुनाव। 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं, 2014 में उससे पहले चुनाव हुए थे, और भारतीय जनता पार्टी ने अब वहाँ अपनी पहली सूची जारी की है 44 उम्मीदवारों की। 44 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है, और कांग्रेस पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, 2 वहाँ की महत्वपूर्ण जो बड़ी पार्टियां हैं उनका गठबंधन हुआ है। हालांकि अभी उनकी तरफ से कैंडिडेट्स की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन और पीडीपी उनके समर्थन में आएगी नहीं आएगी, किस तरह से होगा, इस पर बात चल रही है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी ने सीटों का समझौता हो चुका है, उनके बीच में एक गठबंधन की घोषणा हो चुकी है। किन किन सीटों पर सीट शेयरिंग को लेकर अभी बात सामने नहीं आई, लेकिन फाइनल हो चुकी हैं, उसके बाद ही गठबंधन ये हुआ है। पर भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ 44 उम्मीदवारों की सूची अपनी जारी कर दी है। 90 सदस्यीय विधानसभा में 46 उम्मीदवारों पर जो 46 विधायक जिसके जीत कर आएंगे उसको बहुमत मिलेगा। अब चुनावी सरगर्मी वहाँ लगातार जारी रहेगी, और जिस तरह से राहुल गांधी लगातार प्रधानमंत्री पर तमाम मुद्दों पर हमलावर हैं, बीजेपी ने अपनी लिस्ट ज़रूर जारी कर दी है, लेकिन उससे पहले कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे श्रीनगर में लोगों से मिल आए हैं। 2 दिन के अपने दौरे पर, जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे, श्रीनगर और जम्मू गए। तो ये राजनीतिक सरगर्मी वहाँ चलती रहेगी और आने वाले दिनों में। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जिस तरह से राहुल गांधी लगातार प्रधानमंत्री पर हमलावर हैं, उनको चुनौती दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन मुद्दों पर फैसले लेने को विवश हो रही है जो विपक्ष के एजेंडे में थे, जिन पर चुनाव से पहले विपक्ष घेर रहा था भारतीय जनता पार्टी को। ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि ये अल्पमत की सरकार है, और उस पर न तो विपक्ष को इग्नोर कर सकती है ये सरकार, न ही अपने सहयोगी दलों को इग्नोर कर सकती है। और सहयोगी दल भी लगातार एक विपरीत लाइन ले रहे हैं, वो लाइन ले रहे हैं जो कि विपक्ष लाइन ले रहा है। ये सारी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को, मोदी सरकार को परेशान करने वाली हैं, बेचैन करने वाली हैं। ओपीएस का मुद्दा इतने दिनों से ये चल रहा था, लाखों कर्मचारी मांग कर रहे थे कि पुरानी पेंशन स्कीम को ख़त्म कर, नई पेंशन स्कीम को ख़त्म करके पुरानी पेंशन स्कीम को फिर से बहाल किया जाए। उस पर सरकार ने एक भी बार नहीं ध्यान दिया। लेकिन अब ये जिसको कहते हैं कि वोट की चोट जब पड़ी तो उसने तुरंत इस पर फैसला किया और अब एक नई स्कीम लेकर आई है। हालांकि इस नई स्कीम को लेकर भी तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि कम से कम सरकार ने उस ओर सोचा, तो उस ओर ध्यान तो दिया, लोगों को वार्ता की मेज़ पर बुलाना तो सीख लिया। ये एक बड़ी उपलब्धि बताई जा रही है इस चुनाव के परिणाम की, जो भारतीय जनता पार्टी को 303 से 240 सीटों पर ले आई है। तो इन स्थितियों में अब जातिगत जनगणना को लेकर जो सवाल उठाए हैं, राहुल गांधी का ट्वीट एक बार हम लोग देखेंगे, जो उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री जी आप इसको नज़रअंदाज मत करिए। अगर आपको लग रहा है कि आप इसको नज़रअंदाज करके चैन की सांस लेंगे तो बड़ा मुश्किल है, आप नहीं करेंगे तो कोई दूसरा करेगा और आप उसे देखेंगे। ये बहुत बड़ा चैलेंज है और सीधे सरकार के अस्तित्व पर उन्होंने सवाल उठाया है। और चूंकि जब से ये सरकार बनी है, 4 जून के बाद परिणाम जब आए हैं लोकसभा चुनाव के, तभी से
इस बात को लेकर आशंकाएं जताई जा रही हैं कि सरकार कितनी स्टेबल है, कितनी स्थिर है। इसकी स्थिरता को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। लोकसभा संसद के भीतर, सदन के भीतर भी कई नेता ये कह चुके हैं कि ये सरकार रहने वाली नहीं, जाने वाली है। तो ये वही सब मुद्दे हैं, और जो सरकार तमाम फैसले लेकर यू टर्न ले रही है, उससे ये साफ साबित होता है कि सरकार को चाहे विपक्ष के एजेंडे को लागू करना पड़े, उन फैसलों को लागू करना पड़े जिनको लेकर वो विरोध कर रही थी, लेकिन वो किसी भी कीमत पर सरकार में बने रहना चाहती है, सरकार से हटना नहीं चाहती है। यानी एक ये विवशता दिखा रही है कि किस तरह से सरकार में बने रहने की एक व्याकुलता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिखाई पड़ रही है। और मुझे लग रहा है अमलेंदु जी कि विपक्ष का भी, और खासतौर पर राहुल गांधी भी, अगर ये बात बार बार उठा रहे हैं कि आपको करना पड़ेगा, आप हमारे फैसलों पर काम कर रहे हैं, ये दिखा रहा है कि सरकार में बने रहने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहा करते थे कि मेरा तो कोई पद पाना नहीं है और देश की सेवा है और ये सारी चीज़ें हैं, राजनीति में आना और प्रधानमंत्री बने रहना, वो दिखा रही हैं कि आप अपने सिद्धांतों से, विचारधारा से किस हद तक समझौता करने पर विवश हैं, लेकिन सरकार में बने रहना आपकी मजबूरी है। क्या मजबूरी हो सकती है? समीर जी, अब मजबूरी तो प्रधानमंत्री समझे क्या हो सकती है, लेकिन राहुल गांधी जो कह रहे हैं, उनका, राहुल गांधी का कहना ये है कि वो A1 A2 के लिए जो काम करते हैं, मजबूरी वही है कि A1 A2 के लिए सारे काम करने हैं प्रधानमंत्री को, तो इसलिए सरकार में बने रहना उनकी मजबूरी है और उसके लिए वो कुछ भी सहने के लिए तैयार हैं। ये तो समीर जी देखिए, जो अभी 2.5 महीने का समय गुजरा है उसमें साफ तौर पे जाहिर हो गया कि प्रधानमंत्री दबाव में हैं और दबाव मान भी रहे हैं। विपक्ष के भी दबाव मान रहे हैं और अपने सहयोगियों के भी दबाव मान रहे हैं। कई बड़े मसले आप उन पे यू टर्न ले चुके, एकदम बैक टू पवेलियन जा चुके, आपने वापस लिए। कहाँ तो आप जो है 56 इंच की छाती थी और कड़क फैसले लेने वाले थे, तो वो कड़क फैसले अब कहाँ दिखाई पड़ रहे हैं किसी को नहीं मालूम है कड़क फैसले कहाँ है। कोशिश की है, जैसे अगर हम लोग वक्फ संशोधन विधेयक की बात करें तो उसमें उन्होंने कैबिनेट के लोगों से भी चर्चा नहीं की, बिल्कुल उसी तरीके से काम करने की तैयारी में थे जैसे पिछले 2 कार्यकाल में किए, लेकिन दिखा दिया विपक्ष ने कि आप ऐसा अब नहीं कर पाएंगे। विपक्ष ने नहीं, उनके सहयोगी दलों ने भी, कि वो समय गया, अब आप अल्पमत की सरकार चला रहे हैं। तो ये चीज़ें दिख तो रही हैं, लेकिन सरकार अपनी कार्यशैली में बदलाव भी लग रहा है कि नहीं कर रही। नहीं, बदलाव तो बिल्कुल नहीं कर रही है। असल में मजबूरी भी ये बताते हैं ना कि वो 56 इंच की छाती भी 56 इंच की ही है। तो अब वो हवा हालांकि निकल चुकी है, 56 इंच की जो गुब्बारे में फुलाई हुई हवा थी वो निकल चुकी है, लेकिन वो महसूस होने देना नहीं चाहते। वो कहावत है ना कि रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया, तो रस्सी जल गई है, वो बल नहीं गया, तो बल जाने में भी थोड़ा समय लगेगा, ऐसा समझा जा सकता है। चूँकि राहुल गांधी जो चैलेंज दे रहे हैं, जो चेतावनी दे रहे हैं, एक तरीके से कहा जाए चुनौती दे रहे हैं, जो भी आप उसको समझ लीजिए। राहुल गांधी तो साफ साफ कह रहे हैं कि आप जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे तो दूसरा प्रधानमंत्री आएगा वो इसको कराएगा, यानी कि आप फिर हट जाएंगे अगर आप ये नहीं कराएंगे। तो ये समझा जा सकता है। तो प्रधानमंत्री निश्चित तौर पे ये तो साबित हो गया, जैसा राहुल गांधी ने कहा भी कि इस जम्मू में कहा था कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की चला कांग्रेस का कार्यकर्ता रहा है, वो इसी उसमें कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चल रही है उसको कांग्रेस के दबाव में इनको अपने बार बार अपने फैसले बदलने पड़ रहे हैं, और जो कांग्रेस जो मुद्दे दे रही है उन पे इनको काम करना पड़ रहा है। तो ये एक तरीके से उन्होंने समझाने की कोशिश की राहुल गांधी ने कि ये सरकार अल्पमत की सरकार है और ये अल्पमत में ही काम कर रही है। तो प्रधानमंत्री उसी तरीके से दिखाई पड़ते हैं कि वो अल्पमत के प्रधानमंत्री हैं, और झुकाव उनका मतलब एक तरीके से देखा जाए वो साफ नज़र आ रहा है कि वो झुके हुए हैं। और राहुल गांधी ने तो हालांकि वो पोस्टर बना के भी दिखाया था कि पहले ऐसे आते थे और अब ऐसे आते हैं, इस तरीके से करके दिखाया भी था राहुल गांधी ने। तो यानी कि देह भाषा के तौर पे भी प्रधानमंत्री में वो समझा जा सकता है कि अब वो 56 इंच वाली बातें प्रधानमंत्री की नहीं रही हैं। जाहिर सी बात है समीर जी कि प्रधानमंत्री बने रहना उनकी प्राथमिकता है, वो बने रहना चाहते हैं किसी भी तरीके से, ये इनके प्रकार हैं, तो वो बने रहना चाहते हैं, तो बने हुए हैं। और कब तक बने रहते हैं, तो जब तक बने रहने के लिए तमाम उनको समझौते करने पड़ेंगे। और मुझे लग रहा है कि जो विपक्ष की ये रणनीति है, और विपक्ष इस बात को लोगों के सामने लाना चाह रहा है और लाने में कामयाब लगातार हो रहा है कि प्रधानमंत्री पद से चिपके रहना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कितनी बड़ी ख्वाहिश है। वो पद नहीं छोड़ सकते हैं, और ये बात अगर वो अब कहते हैं, पहले भी ये बातें थी, और जो एक विकल्पहीनता की बात होती थी, तो ऐसी कोई विकल्पहीनता नहीं है। आपकी पार्टी में अभी कई लोग हैं, लेकिन लगातार वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। और उनके जो बहुत करीबी गृहमंत्री अमित शाह हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि 2019 तक रहेंगे या 2019 में भी उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। तो ये चीज़ें ये बता रही हैं कि आप
माफ कीजिएगा 29 में, तो ये 29 में भी उनके ही नेतृत्व में यानी पीएम मोदी के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। ये सारी चीज़ें ये बता रही हैं कि प्रधानमंत्री पद को लेकर आपके अंदर कितनी बेचैनी है, उस पद से अलग आप नहीं हट सकते हैं। यानी सत्ता लोलुपता जो है वो आपकी साफ तौर पर दिखाई पड़े, विपक्ष ये चाहता है और उसे वो दिखा देने में कामयाब होता दिख रहा है। अब ये चुनौती जो राहुल गांधी की है कि अगर आप नहीं इसको लागू करेंगे, जाति जनगणना नहीं कराते हैं, तो अपने ही आंखों से आप देखेंगे कि कोई दूसरा प्रधानमंत्री उस चीज़ को करा रहा है। बड़ी दुविधा उनके साथ ये है कि उसको करा भी नहीं सकते हैं। अगर कराते हैं तो ये फिर से ये होगा कि आप विपक्ष के दबाव में आकर आपको कराना पड़ा, क्योंकि अगर आपको कराना होता तो आप पहले भी करा सकते थे। लेकिन अब अगर कराते हैं तो जाहिर सी बात है विपक्ष का दबाव है, और नहीं कराते हैं तो उसके लिए तो लगातार वो घिर ही रहे हैं, उनको घेरा जा रहा है। सहयोगी दलों की ओर से भी अब घेर रहे हैं, और सहयोगी दलों की आवाज़ें अब ज़्यादा मुखरता से आ रही हैं सामने, क्योंकि आप अभी तक तो उनको ये था पिछले 2 कार्यकाल में कि हमारे विरोध का और हमारे समर्थन का कोई बहुत असर नहीं पड़ेगा, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के पास अपना बहुमत है। लेकिन अब वो बहुमत नहीं है, तो अब जो भी सहयोगी दल हैं उनकी बातों का या उनकी सलाह का या उनके दबाव का असर वो पड़ रहा है, दिखाई पड़ रहा है, और वो मजबूरी है कि उसको मानना पड़ेगा। ये चीज़ें दिखा रही हैं। लेकिन एक बात इसमें जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि गठबंधन के, एनडीए गठबंधन के सहयोगी दल वो उन मुद्दों पर इंडिया गठबंधन के साथ दिखाई पड़ रहे हैं जो तमाम पिछले काफ़ी दिनों से दिखाई पड़ रहे हैं। इसको क्या समझा जाए अमलेंदु जी कि क्या जो सहयोगी दल हैं उनका वो चाहे किसी लालच में हो, चाहे वो अपनी उनकी अपनी राजनीतिक विवशता हो, साथ तो एनडीए गठबंधन के साथ का दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में उनकी जो अपनी वैचारिक पृष्ठभूमि है या जो वैचारिक स्थिति है वो इंडिया गठबंधन के साथ दिखाई पड़ रही है। वो चाहे अभी इसराइल फ़लस्तीन का मसला हो, चाहे वो जाति जनगणना का हो, चाहे पेंशन स्कीम का हो, बहुत सारे जो मुद्दे हैं। देखिए समीर जी, मसला क्या है कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं बनाया है जी। और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम अगर भारतीय जनता पार्टी बनाती है तो वो 56 इंच की छाती वाला जो नैरेटिव है वो उस नैरेटिव का क्या होगा। यानी आप स्वीकार कर लेंगे कि आपने हार मान ली और आप अपने सहयोगियों के दबाव में हैं। तो ये बताने के लिए कि 56 इंच की छाती अभी भी 56 इंच की है तो आप कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं बना रहे हैं। जब आप कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं बना रहे हैं तो आपके जो मतदाता था, आपका जो कार्यकर्ता था, उसका आपके ऊपर दबाव है कि आप अपने उसी एजेंडे पर चलें जो आपका पहले एजेंडा था। तो आप उस पर चलने की कोशिश करते हुए दिखाई देते हैं। उस पर फिर प्रेशर आता है आपके सहयोगी दलों से, चूँकि जो सहयोगी दल हैं उनकी राजनीति अपने राज्यों में ख़राब होती है कि आप तो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को बढ़ा रहे हैं तो उनको दिक्कत होती है। तो ये असल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो लार्जर देन लाइफ जो छवि बनाने की कोशिशें की गई थी पिछले 10 वर्षों में लगातार, और उस पर अरबों रुपया खर्च किया गया जिस तरीके से, और ट्रोल आर्मी सब लगाई गई वो छवि बनाने के लिए। 56 की छाती है और बड़े विजनरी हैं, वो पता नहीं कौन सा विजन है, वो तो वो जाने के इतने विजनरी हैं या, तो ये सब देखने में आया। इधर एक बड़ी खबर ये आ रही है, समझिए चर्चा करते हैं कि तो अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट आया कि इस पर उनका ये लद्दाख में उन्होंने 5 जिले बनाने की घोषणा की है। हाँ कि डेवलप्ड प्रॉस्पेरस लद्दाख, द गृह मंत्रालय एमएचए हैज डिसाइडेड टू क्रिएट 5 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स इन द यूनियन टेरिटरी। द न्यू डिस्ट्रिक्ट्स नेमली जंस्कार, द्रास, शाम, नुब्रा और चंगथांग विल टेक द बेनिफिट्स मेंट फॉर द पीपल। यानी लद्दाख में 5 ज़िले बनाने की घोषणा की है। ये गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट है जिसमें उन्होंने बताया है कि लद्दाख में 5 नए ज़िले बनाए जाएंगे, जांस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग। तो और इस पर जो इसके ये नए ज़िलों की उन्होंने घोषणा की है गृह मंत्री। ये अभी तुरंत की खबर है, ताज़ा तरीन खबर है। 5 नए ज़िले लद्दाख में, जो केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर को जब 2019 में उसका जो पूर्ण राज्य का दर्जा था उसको ख़त्म कर विशेष जो स्टेटस था, स्पेशल स्टेटस, उसको ख़त्म करके 2 राज्य बनाए गए थे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो लद्दाख में अभी 5 नए ज़िलों की घोषणा की है और जम्मू कश्मीर में
आने वाले दिनों में सितंबर और अक्टूबर में 3 चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं। आज ही जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के लिए 44 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की है, पहली सूची जारी की है, और एक ये नई घोषणा जो लद्दाख में की गृह मंत्री ने 5 नए ज़िले बनाने की। तो अमलेंदु जी, हम लोग इस पर बात कर रहे थे कि ये जो राहुल गांधी का चैलेंज जाति जनगणना को लेकर है, अब ये चैलेंज ऐसा है कि ये प्रधानमंत्री मोदी के लिए कितना मुश्किलों भरा है कि उसको ये स्वीकार करें या फिर उसको इग्नोर करें। देखिए, यही उधेड़बुन है समीर जी, और इस उधेड़बुन से अभी भारतीय जनता पार्टी निकल नहीं पा रही है। क्योंकि अगर राहुल गांधी के चैलेंज को स्वीकार करती है तो जान आफत में, स्वीकार नहीं करती है तो जान आफत में। तो फिर ये होगा कि राहुल गांधी का दबाव है और आपने स्वीकार कर लिया और स्वीकार नहीं करते हैं तो फिर आपकी पॉलिटिक्स ख़राब हो रही है। क्योंकि जो आप सरकार में बने हुए हैं तो आप किन मतदाताओं के दम पे बने हुए हैं, और नहीं कराएंगे आप तो राहुल गांधी तो कह रहे हैं हम कराएंगे इसको, कोई दूसरा प्रधानमंत्री आके कराएगा। तो ये एक तरीके से चैलेंज है। तो मायावती जी के जरिए जो हमला कराया जा रहा है वो इसीलिए हमला कराया जा रहा है मायावती जी के जरिए, ताकि मोदी जी को जो है बचाया जा सके, किसी तरीके से इससे निकला जा सके। तो ये एक डैमेज कंट्रोल पे मायावती जी को सामने लाया जा रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री के सामने चुनौतियां बड़ी हैं, और मायावती जी को सामने लाके या किसी और को सामने लाकर इन चुनौतियों से पार नहीं पाया जा सकता। क्योंकि ये मसला बड़ा मसला बन चुका है और ये एक आंदोलन का शक्ल ले चुका है, जातिगत जनगणना का सवाल कि ये आपको करानी होगी। मैं तो समीर जी सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ कि तमाम जो सवर्ण हैं, खासतौर से ब्राह्मण हैं, वो सब भी इसकी मांग कर रहे हैं कि भाई ठीक है जातिगत जनगणना का। ये दिक्कत क्या है जातिगत जनगणना में? लोगों को लग रहा है कि ये चीज़ जिसकी इतनी बात होती है, हर बार में राजनीति में छाया है हर जगह, तो ये वास्तविकता सामने आनी ही चाहिए कि किसकी कितनी संख्या है। हाँ, किसकी कितनी संख्या है, तो पॉलिसीज जब बनेंगे। और देखिए, ये आरक्षण कोई ऐसा नहीं कि भारत में अकेले है, या आप अमेरिका में जाइए वहाँ भी आरक्षण है, तमाम जगहों पे आरक्षण है। और जो इंडिजीनियस होते हैं उनके लिए आरक्षण है, जो मूल निवासी हैं उनके लिए आरक्षण है, जो डिप्राइव्ड क्लासेस होते हैं, जो वंचित होते हैं, उनके लिए आरक्षण है। तो तमाम आधार पे आरक्षण है। तो ये सिर्फ आरक्षण, जातिगत जनगणना केवल आरक्षण का मसला नहीं है। एक तो पहले ये समझना पड़ेगा, जातिगत जनगणना सवाल ये है कि किसकी कितनी आबादी है, किसकी क्या आर्थिक स्थिति है। क्या ऐसा तो नहीं है जातिगत आधार पर जो भेदभाव होते रहे उसने आर्थिक दिक्कतें भी पैदा की हैं? तो ये बहुत सारी चीज़ें समाज के अंदर जो वो सामने खुल करके आएंगी, निकल करके आएंगी कि जातिगत भेदभाव का सामना जिन जातियों को करना पड़ता है उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, इस पर भी बातचीत आएगी। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। या जो समझी जाती है, सवर्ण जातियाँ हैं, दबंग जातियाँ हैं, तो उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, तो और उनका समाज में क्या स्थान है, नौकरियों में क्या है, संसाधनों पे क्या है, ये सारी चीज़ें आएंगी। तो सबकी चीज़ें सामने निकल कर आएंगी। और राहुल गांधी जिस तरीके से कह रहे थे कि भाई अगर एक गाड़ी 10 सिलेंडर की है और 9 सिलेंडर बंद पड़े हैं, 1 सिलेंडर काम कर रहा है, तो बाकी 9 सिलेंडर भी चालू हों, हम ये चाहते हैं। उस 1 सिलेंडर को बंद करना उद्देश्य नहीं है। तो जो ये भ्रम फैलाने की या जो दुष्प्रचार करने की कोशिशें की जाती हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो वो साफ तौर पर है कि भाई जो 9 सिलेंडर बंद पड़े हैं वो भी चालू हों, यानी कि समाज के सभी वर्गों को समान रूप से अवसर प्राप्त हो और सबका संसाधनों पर समान हक हो। मूल उद्देश्य इसका यही है। और हमारी आज़ादी की आंदोलन की जो लड़ाई थी उसका भी मूल उद्देश्य यही था कि समाज के सभी वर्गों को इस आज़ादी का लाभ पहुँचे। समीर जी, तो कुल मिलाकर अगर राहुल गांधी का जो हमले हैं और उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेचैनी है, भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी, और भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी से ज़्यादा बेचैन जो है वो मायावती जी जो हो रही हैं, वो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि वो बेचैनी क्यों हो रही है। क्योंकि मायावती जी अगर कुछ वोट काटती रहती हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा होता, बाद में आके भारतीय जनता पार्टी के साथ हो जाती, तो वो आज स्थिति नहीं बन पाई है। तो इस तरीके के आरोप विपक्षी तरफ से लगातार लगते रहते हैं। और राहुल गांधी ने जो परसों कहा प्रयागराज में 24 तारीख को कि भाई ये मेरे लिए पॉलिटिकल जो है लाभ हानि का मसला नहीं है, ये मेरे लिए एक मिशन का मसला है। तो यानी कि राहुल गांधी इस पर तैयार हैं कि इसका उन्हें चाहे चुनावी फ़ायदा हो या नुकसान हो, लेकिन वो इसको करवा के मानेंगे और सरकार पर दबाव बनाते रहेंगे। मोदी जी की सरकार नहीं करेगी तो दूसरी सरकार आएगी वो करेगी। यानी ये मामला रुकने वाला नहीं है। मोदी जी को ये करानी पड़ेगी। और नहीं कराते हैं तो चाहे इसी सत्र में, चाहे अगले सत्र में, चाहे इन 5 सालों में, चाहे बाद में, जब भी होगा ये नई सरकार आएगी वो इसको कराएगी। और ये और मोदी जी उसको देखेंगे। राहुल गांधी का ट्वीट देखते हैं जो उन्होंने लिखा है कि अगर आप नहीं कराते हैं तो जातिगत जनगणना इसको आप नज़रअंदाज मत करिए। अगर आपको लग रहा है कि नज़रअंदाज करके आप अपना काम चला लेंगे तो संभव नहीं है। मोदी जी, अगर आप जाति जनगणना को रोकने के बारे में सोच रहे हैं तो आप सपना देख रहे हैं। कोई शक्ति अब इसे रोक नहीं सकती। हिंदुस्तान का ऑर्डर आ चुका है।
जल्द ही 90% भारतीय जाति जनगणना का समर्थन और मांग करेंगे। ऑर्डर अभी लागू कीजिए या आप अगले प्रधानमंत्री को ये करते देखेंगे। ये बहुत स्पष्ट तरीके से राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा है, साफ कर दिया है कि आपको जातिगत जनगणना पर आपको 90% भारतीय इस चीज को चाह रहे हैं, यानी विपक्ष का दबाव नहीं, आपके सहयोगी दलों का दबाव नहीं, 90% भारतीयों का कितना बड़ा आपके ऊपर दबाव है, ये वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। और ये साफ तौर पर ये भी कर रहे हैं कि ये एक ऐसा मुद्दा है जो आपको सत्ता से बेदखल भी कर सकता है। दूसरा जो प्राइम मिनिस्टर आएगा, दूसरी सरकार आएगी, वो इसे करेगी। और तो इस मामले में जो बीएसपी नेता मायावती का ट्वीट है वो भी अपने आप में बड़ा अहम है। वो कांग्रेस पर लगातार हमलावर होती हैं। अमलेंदु जी, केवल यही मुद्दा नहीं, आप पिछले कई सालों में अगर देखें, जबकि कांग्रेस पार्टी बहुजन समाज पार्टी का मुख्य आधार उत्तर प्रदेश में है, वहाँ कई बार वो मुख्यमंत्री रहीं, एक बार पूर्ण बहुमत की भी सरकार उनकी बनी, उससे पहले भी जब मुख्यमंत्री रहीं तो वो सहयोगी दलों के समर्थन से, लेकिन पूर्ण बहुमत की सरकार भी वहाँ बना चुकी हैं। उस राज्य में पिछले कई दशक से कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं है। केंद्र में पिछले 10 साल से सरकार नहीं है कांग्रेस पार्टी की, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती का निशाना अक्सर कांग्रेस पार्टी की ओर होता है। उसका बड़ा कारण लगता है यही है कि उनको हमेशा इस बात का डर लगा रहता है कि कहीं ऐसा न हो कि उनका जो कोर मतदाता है वो उनसे दूर खिसक कर कांग्रेस पार्टी की ओर चला जाए। अमलेंदु जी, उनका मुझे लगता है कि इससे बड़ा और कोई डर तो होगा नहीं कांग्रेस पर हमला करने के अलावा, हमला करने के पीछे जो है। देखिए समीर जी, जाहिर सी बात है, जो आप कह रहे हैं बात वही है और डर उनको यही बाबा सताता रहता है और ये डर उनका सच साबित भी हुआ है। क्योंकि वो समझती ये थी कि वो अपने वोट को ट्रांसफ़र, मतलब अभी तक ये समझा जाता था कि अपना मतदाता जो है उसको ट्रांसफ़र कराने की क्षमता सिर्फ मायावती जी में है, किसी और में नहीं है। लेकिन वो रही भी है, पहले साबित भी हुआ है, लेकिन वो 2019 के लोकसभा चुनाव में भी साबित हुआ और 2024 में भी साबित हो गया कि ये क्षमता मायावती जी की अब समाप्त हो चुकी है और ये 2022 के चुनाव में भी सब हुआ। चूँकि मायावती जी अपना वोट जो थी वो भारतीय जनता पार्टी को ट्रांसफ़र नहीं करा पाई, वो इंडिया गठबंधन में ट्रांसफ़र हुआ। और तमाम वीडियोस चुनाव के दौरान भी वायरल हुए समीर जी, जो हम लोगों ने भी ये इस तरीके की चर्चाएं की थी कि किस तरीके से जो दलित मतदाता है वो साफ तौर पर कह रहा है कि मायावती जी को देने से क्या फ़ायदा, वो तो बीजेपी का एजेंडा चला रही हैं और अब हमें इंडिया गठबंधन की तरफ जाना है। और इधर राहुल गांधी ने जिस तरीके से जाति जनगणना का सवाल पकड़ा हुआ है, चुनाव के दौरान भी पकड़ा हुआ था। और आपको याद होगा समीर जी कि मध्य प्रदेश में जब राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हार हुई कांग्रेस की, उसके बाद भी उनसे जो पहले सवाल मीडिया ने पूछा उनसे, तो उन्होंने कहा कि मुझे मछली की आँख की तरह, वो अर्जुन की जो देख रहे थे मछली की आँख, उसकी तरीके से मुझे दिख रहा है, नो डिस्ट्रैक्शन, मेरा मुद्दा साफ है, मेरा मसला साफ है, मैं इस पर काम करता रहूँगा, जातिगत जनगणना हो के रहेगी। तब भी वो कह रहे थे, तो अब भी राहुल गांधी जी कह रहे हैं। इसका मतलब लोगों को ये समझ में आ रहा है समीर जी कि राहुल गांधी जिस मसले को उठा रहे हैं वो उसमें राजनीतिक नफा नुकसान से ऊपर उठकर समाज की भलाई के लिए एक मसले को उठा रहे हैं। उनका स्टैंड क्लियर है और उससे वो पीछे भी नहीं हटते हैं, चाहे राजनीति, और हुआ भी कितने नुकसान हुआ राजनीतिक रूप से। हालांकि अब वही चीज़ें उनकी मजबूती बनकर भी आ रही हैं कि वो अपने उससे पीछे नहीं हटे और बहुत सारी चीज़ें वो सही कि राहुल गांधी का जो एक तमाम चीज़ों पर विज़न था, व्यू था, उनका अपना विचार था, वो सही साबित हो रहा है। चाहे अडानी अंबानी या कॉरपोरेट्स को सरकार द्वारा फ़ायदा पहुँचाने का हो, चाहे जो मसला हो। देखिए समीर जी, स्टैंड क्लियर होना एक अलग चीज़ होती है। स्टैंड तो मोदी जी का भी क्लियर है, राम मंदिर पे क्या स्टैंड है, 370 पे क्या स्टैंड है, जाति जनगणना पे क्या स्टैंड है, स्टैंड तो क्लियर है। लेकिन वो स्टैंड क्लियर होने के साथ साथ आप अपने स्टैंड पे कायम रहें, बड़ी बात ये होती है। आपका वक्फ बोर्ड पे था स्टैंड आपका क्लियर, लेकिन आप कायम नहीं रहे वक्फ बोर्ड पे। ओपीएस पे और एनपीएस पे आपका स्टैंड क्लियर था, आप यूपीएस लेकर आ गए, आपका नहीं रहा आपका स्टैंड क्लियर। लेटर एंट्री पे आपका स्टैंड क्लियर था, लेकिन आप नहीं कर पाए। कुछ कहना चाह रहे हैं, शायद आपके पास कुछ खबर है। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर से 44 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी और खबर अब ये आ रही है कि वो लिस्ट वापस ले ली गई है। बहुत बड़ी खबर लेकर अविनाश जी आए हुए हैं। अविनाश जी बता रहे हैं कि हमने अभी जो ब्रेकिंग न्यूज़ में बताया है और आपको अभी लगातार बता रहे हैं कि 44 उम्मीदवारों की पहली सूची भारतीय जनता पार्टी ने, कल दिन भर दिल्ली में बैठक हुई, मंथन हुआ, आज वो लिस्ट जारी हुई, लेकिन अब बता रहे हैं कि वो लिस्ट वापस ले ली गई है। और क्या खबर है इस बारे में? हाँ, एक्चुअल में जो उम्मीदवार उतारे गए थे, पहले तो ये चल रहा था कि शायद बीजेपी कश्मीर वैली में उम्मीदवार नहीं उतारेगी, लेकिन जो लिस्ट आई है इसमें भी 1 दर्जन से ज़्यादा
उम्मीदवार थे कश्मीर वैली के, और 14-15 मुस्लिम उम्मीदवार भी दिए थे। लेकिन अचानक ही पार्टी के अंदर से कुछ खबरें शुरू हुई थी, कुछ फूट की खबरें भी चली, कुछ विरोध का भी चल रहा था। और इस बीच खबर यह भी आई है कि मनोज सिन्हा जो उपराज्यपाल हैं जम्मू कश्मीर के, उनकी मुलाकात हुई है अमित शाह से, और उसके बाद एक खबर आ रही है कि ये लिस्ट बीजेपी ने वापस ले ली है। तो क्या रीजन है? उपराज्यपाल को राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन उपराज्यपाल से मुलाकात होने के बाद ये लिस्ट वापस हो रही है, तो संकेत कुछ और ही जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि उपराज्यपाल की तरफ से कुछ मैसेज गया है। इससे पहले राम माधव को वापस भेजा गया था जम्मू कश्मीर में, 4 साल से उनको वापस संघ में भेज दिया गया था कि ये कहा गया था कि अमित शाह से उनके कुछ तकरार चल रही थी, इसको लेकर उनको पहले जम्मू कश्मीर से हटाया गया, फिर बीजेपी से उनको वापस संघ में भेज दिया गया, और अचानक ही चुनाव से पहले उनको फिर दोबारा से वापस लेके आया गया है। तो अब ये भी चर्चा चल रही है कि क्या अमित शाह को साइड करने की कोशिश चल रही है जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर। जो लिस्ट जारी की गई थी वो अमित शाह का उसमें बहुत बड़ा रोल था, और अब बताया जा रहा है कि वो लिस्ट वापस ले ली गई है। तो ये कोई इशारा कर रहे हैं कुछ गड़बड़ बीजेपी के अंदर भी चल रहा है निश्चित तौर पर। और ये लगातार चुनाव के बाद से बहुत सारे मुद्दे ऐसे हुए, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई जिनसे ये लगातार संकेत मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, ठीक नहीं चल रहा है। मुखरता के साथ तमाम नेता उस पर बोल रहे हैं। लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है अमलेंदु जी। हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में पिछले दिनों चुनाव आयोग ने घोषणा की कि चुनाव होंगे। अब हरियाणा में एक चरण में चुनाव होने हैं 1 अक्टूबर को, लेकिन वहां भी ये मांग की जा रही है चुनाव आयोग से, और भारतीय जनता पार्टी ही कर रही है कि चुनाव टाले जाए। यहां लिस्ट जारी कर लिस्ट वापस ले ली जा रही है। ये सारी चीज़ें ये क्या बता रही हैं? भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच जाने की स्थिति में नहीं दिखाई पड़ रही है, उसको बहुत चुनौती मिल रही है, या फिर पार्टी के भीतर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से ऐसे फैसले लेने पड़ रहे हैं? देखिए समीर जी, दोनों चीज़ें हैं। एक तो जनता की तरफ से चुनौती मिल रही है, वो तो साफ दिखाई पड़ ही रहा है, और पार्टी के अंदर भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, ये भी मालूम पड़ रहा है। एक तो ये वहाँ जो गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी के साथ उनका जो समझौता होना है कि नहीं होना है, या गुलाम नबी आज़ाद भी बी टीम की तरीके से काम करेंगे, ये अभी तय नहीं हो पाया है। शायद हो सकता है कि इसके पीछे यही कारण रहा हो, गुलाम नबी आज़ाद ने कुछ आपत्ति जताई हो कि आपने प्रत्याशी घोषित कर दिए, यहाँ तो मेरे प्रत्याशी होने थे और आपने इसको घोषित कर दिया। हो सकता है गुलाम नबी आज़ाद की तरफ से इस तरीके की कुछ चीज़ें आई हों, तो फिर ये सूची वापस ली गई हो। लेकिन जो बात कह रहे थे अविनाश जी, जो वो वहाँ बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर से गृह मंत्री की मुलाकात के बाद भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट बदलती है, तो निश्चित तौर पे ये समझा जाए कि किस तरीके से एलजी वहाँ की चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर रहे हैं। बिल्कुल। और चुनाव आयोग तो खैर उससे अब क्या आशा की जाए, विपक्ष को भी आशा नहीं है और हमको भी कोई उससे आशा नहीं है, करनी भी नहीं चाहिए, गलत बात है। अगर हम चुनाव आयोग से आप कोई आशा करें ऐसे समय में जब चुनाव आयोग जो है वो जिस तरीके से उसकी नियुक्तियाँ हो रही हैं, और लोकसभा चुनाव में हमने देखा किस तरीके से काम करता रहा है, तो उससे आशा नहीं करनी चाहिए। लेकिन फिर भी ये एक नैतिकता का तकाया तो है कि चुनाव आयोग इस पर ध्यान दे कि क्या इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जब गृह मंत्री से आकर के मिलते हैं उसके बाद ये लिस्ट वापस होती है, तो इसका मतलब कि लेफ्टिनेंट गवर्नर वहाँ की सक्रिय राजनीति में हिस्सा ले रहे हैं, या आप इसको समझ सकते हैं, हस्तक्षेप कर रहे हैं, या हाँ हिस्सा नहीं ले रहे हैं, वहाँ हस्तक्षेप कर रहे हैं। हाँ, आपने मुझको ठीक किया, इसके लिए शुक्रिया कि वो वहाँ हस्तक्षेप कर रहे हैं, ये समझा सकता है। और या ये भी हो सकता है कि भाई चुनाव है तो फोर्सेस चाहिए हो, तो इसके लिए आए हो वहाँ बात करने के लिए, और ये इत्तेफाक हो कि जिस समय मुलाकात करते हैं उसी समय वो लिस्ट भी वापस ली जाती है। अब जैसे कि लद्दाख में 5 जिले पर घोषित बना दिए गए, ये भी अभी ट्वीट किया, तो ये भी हो सकता है कि भाई ये सारे फैसले तैयार हो पहले से ही, और वो संयोग रहा हो कि जिस समय एलजी मिलते हैं गृह मंत्री से उसी समय वो फैसला भी लेना पड़ता है। तो कुछ भी हो सकता है, संभावनाएं हैं, बहुत सी संभावनाएं हैं। लेकिन अगर ऐसा है कि एलजी से मिलने से ही ये होता है तो फिर ये चिंता का विषय हो सकता है। चिंता का विषय, और जाहिर सी बात है इसमें 2 ही बातें हैं, या तो पार्टी के भीतर बहुत बड़े पैमाने पर उस लिस्ट का विरोध हुआ हो, या जो नीति निर्धारक लोग हों यानी बड़े नेताओं के स्तर पर उसमें तालमेल न बैठा हो, और या तो फिर किन्हीं कारणों से ये बार बार ऐसा इसलिए हो रहा है कि शायद चुनाव की मैदान में, चुनावी मैदान में जाने की अभी भी हिम्मत नहीं जुटा पा रही भारतीय जनता पार्टी। जैसे कि लोकसभा चुनाव में हमने देखा था कि कश्मीर जब ये कश्मीर घाटी की जो 3 सीटें थी वहाँ अपना
कैंडिडेट नहीं खड़ा किया था बीजेपी ने, न ही किसी को समर्थन दिया था, मतलब न किसी से गठबंधन किया था, केवल जम्मू संभाग में उसने अपने कैंडिडेट खड़े किए थे। अब जम्मू कश्मीर में 90 सदस्यीय विधानसभा की आज पहली सूची भारतीय जनता पार्टी ने जारी की थी कई दिनों के मंथन के बाद, और कल बड़ी बैठक हुई थी इसे लेकर, सूची को लेकर ही आज जारी हुई, लेकिन जारी होने के कुछ ही देर बाद वो सूची वापस ले ली गई। ये बता रही है कि पार्टी के भीतर किस तरह से गतिरोध चल रहा है। उधर हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव अनाउंस हो गए हैं और वहां भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग से मांग कर रही है कि चुनाव इसकी डेट जो है वो बदली जाए, बढ़ाई जाए। तो हरियाणा में इसके पीछे क्या वजह है? हालांकि वो कह रहे हैं कि त्योहारों का सीजन है, ये है, तो वो सब चीज़ें तो देखकर ही चुनाव आयोग ने डेट तय की होगी। और जाहिर सी बात है समीर जी, चुनाव आयोग ऐसे तो डेट तय कर नहीं देगा। और आरोप तो यहाँ तक लगते रहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो आईटी के हेड हैं वो तय करके भेजते हैं, तारीखें उन्होंने तय करके भेजी होंगी। अब बहुत से आरोप लगते रहते हैं। तो अब जो फिलहाल जो कांग्रेस का कहना ये है कि भारतीय जनता पार्टी डर गई है और सोशल मीडिया पे चल रहा है थरथरा काहे रहे हो। जी हाँ, थरथरा काहे, तो चुनाव के नाम से ही आप थरथरा रहे हैं, तो ये समझा जा सकता है। तो अब ये जो विपक्ष का आरोप है उसका विपक्ष का कहना ये है कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी घबरा रही है हरियाणा में अपनी हार से, तो इसलिए वो उसको आगे चलना चाहती है। लेकिन टालने से भी क्या हार जीत में बदल जाएगी? हाँ, 4 दिन अगर कल ही जाएंगे तो उससे क्या हो जाएगा? मतलब आप 4 दिन और ज़्यादा आप मुख्यमंत्री बने रहेंगे, यही तो होगा। 4 दिन आपकी और ज़्यादा सरकार रहेगी। तो इससे लगता ये है कि भारतीय जनता पार्टी में अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है और ये समझ में आ रहा है कि हरियाणा में भी मामला ठीक ठाक नहीं है। जो इंतजाम किए जाने थे चुनाव जीतने के लिए वो इंतजाम हो नहीं पाए, ऐसा समझा सकता है। बिल्कुल। और उधर महाराष्ट्र में भी चुनाव की घोषणा होनी थी, झारखंड में भी होनी थी, लेकिन इन दोनों राज्यों में घोषणा नहीं हुई। माना जा रहा था कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा के साथ ही इन दोनों राज्यों में, और कम से कम महाराष्ट्र में तो ज़रूर घोषणा हो जाएगी, क्योंकि महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल भी 26 नवंबर को ख़त्म हो रहा है। 6 नवंबर को हरियाणा विधानसभा का हो रहा है। तो ये उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन वहाँ एनडीए गठबंधन के भीतर जिस तरह से 4 जून के लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद से जिस तरह वहां हलचल मची हुई है, गठबंधन के घटक दलों में आपसी खींचतान मची हुई है, भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी खींचतान मची हुई है, उन सारी चीज़ों को देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद सरकार की ओर से संकेत नहीं मिला, इसीलिए महाराष्ट्र में चुनाव की घोषणा अभी फिलहाल टाली गई है, उसको बाद में घोषणा वो की जाएगी। तो ये स्थितियां ये बता रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर किस तरह से हलचल मची हुई है, उथल पुथल मची हुई है। और ऐसे में राहुल गांधी के ये ट्वीट्स, ये चुनौतियां और उसकी बेचैनी को कैसे बढ़ा रहे हैं वो साफ दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी उन चुनौतियों का जवाब या उस पर बात भले न करे, लेकिन उस तरह की बात बहुजन समाज पार्टी की नेता कर रही हैं, मायावती कर रही हैं। उनका ये कहना है कि ये जो जाति जनगणना है, जाति जनगणना कराने के बाद क्या कांग्रेस ये दावा कर सकती है कि वो SC ST और OBC के हित में काम करेगी? बड़ा सवाल ये है कि जाति जनगणना का समर्थन कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, और सबसे बड़ा जिसको करना है सरकार को कि वो जाति जनगणना कराने को तैयार है या नहीं है। राहुल गांधी का वो ट्वीट देखते हैं जिसमें वो यही चुनौती प्रधानमंत्री मोदी को दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आप नहीं कराएंगे तो कोई दूसरा आपके सामने कराएगा। राहुल गांधी लिख रहे हैं कि मोदी जी, अगर आप जाति जनगणना को रोकने के बारे में सोच रहे हैं तो आप सपना देख रहे हैं, कोई शक्ति अब इसे रोक नहीं सकती। हिंदुस्तान का ऑर्डर आ चुका है, जल्द ही 90% भारतीय जाति जनगणना का समर्थन और मांग करेंगे। ऑर्डर अभी लागू कीजिए या आप अगले प्रधानमंत्री को ये करते देखेंगे। तो सीधे तौर पर वो कह रहे हैं कि ये एक ऐसा मुद्दा है जो आपको प्रधानमंत्री अगर आप नहीं करेंगे आप चले जाएंगे, दूसरा कोई आकर करेगा। ये निश्चित तौर पर ये चुनौतियाँ, ये जो चैलेंज है, ये बीजेपी की चुनौतियाँ नहीं है, ये बीजेपी की बेचैनी को बढ़ाने वाली हैं। और उन पर उस समय और ये बेचैनी बढ़ जाती है जब पार्टी को अपनी लिस्ट जारी करने के कुछ मिनटों के बाद, कुछ घंटों के बाद उसे
रद्द करना पड़ रहा है, वापस करना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए 44 उम्मीदवारों की आज पहली लिस्ट जारी की थी भारतीय जनता पार्टी ने, जिसे कैंसिल कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। तो ये बहुत बड़ी चुनौती, बहुत बड़ी बेचैनी भारतीय जनता पार्टी के सामने है। एनडीए के घटक दलों में जिस तरह से खींचतान चल रही है, जेडीयू के सांसद उन मुद्दों पर इंडिया गठबंधन के समर्थन में हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी से अलग लाइन ले रहे हैं। निश्चित तौर पर ये सारी स्थितियां भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल नहीं दिखाई पड़ रही हैं, केंद्र सरकार के अनुकूल नहीं दिखाई पड़ रही हैं। तो आज का ये कार्यक्रम हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन आप डीबी लाइव पर लगातार बने रहिए। हमारे नियमित कार्यक्रम 2 बजे खरी खरी, 4 बजे नज़र और नज़रिया और 7 बजे न्यूज़ पॉइंट देखना ना भूलें। अब मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति।